नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आयुर्वेदिक स्कॉलर वैद्य में। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट उम्मीद करते हैं आप देख के आए होंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में हमने समझा है। अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा पोर्शन होता है, थोड़ा सा ना कहें कि घोच पोच इसमें मिलता है, तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी करता है। कोशिश करेंगे कि आपको बहुत इजीली समझा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे है क्या। तो बताया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल is defined as periodic regular rhythmic changes that occurs in female reproductive organ characterized by periodic vaginal bleeding associated with endometrial shedding। यानी कि क्या हो रहा होता है कि ये पीरियोडिकली चल रही होती है, पीरियोडिक रेगुलर रिदमिक चेंजेस हो रहे होते हैं, जो कि कहाँ कहाँ हो रहे होते हैं। तो मेनली तो ये ओवरी में हो रहे होते हैं और यूट्रस में हो रहे होते हैं। ये याद रखना कि मेनली ये कहाँ पे हो रहे होते हैं, ओवरी में और यूट्रस में हो रहे होते हैं। वहीं पे कहीं की पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, जो कि एसोसिएट होती है किससे, एंडोमेट्रियल शेडिंग से। अब यहाँ पे एक चीज ये समझना कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अच्छा इसको थोड़ा हम बाद में देखते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल इज 28 डेज, 28 टू 30 भी हो, 30 तक भी जा सकते हैं, तो इसलिए एवरेज 28 यहाँ पे बोला है। बट द नॉर्मल रेंज इज क्वाइट वाइड, 20 टू 45 डेज। ठीक है, वाइड रेंज। ठीक है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कम सही लगता है, लेकिन ठीक है दिया हुआ है। पर मेनली तो 25 से 30 इतना काफी है। द डेज आर नंबर्ड इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डे 1 ऑफ द साइकिल बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। डे 1 जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग फेज ही चलता है। इसको भी हम आगे पूरा समझेंगे। ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अबाउट 14th डे। हमने जो देखा था oogenesis में, वहां पे ओव्यूलेशन देखा था कि जो सेकेंड ओसाइट है वो उसका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो वो कब होता है, 14 डे पे। ये जो फर्स्ट डे से 28th डे तक साइकिल चल रही है, तो उसको इन्होंने माना है। यहाँ पे डेज बदलते रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 डे की साइकिल मानी है, इसलिए यहाँ पे बताया है कि 14th डे पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक, if the cycle length is shorter or longer than 28 days, the variation is generally in the period before ovulation, that is the interval between ovulation and of the cycle is essential constant at 4 days irrespective of the cycle length, it consists of 4 cycle। अच्छा देखो, ये वाली बात ही हमने बोली कि यहाँ पे वेरिएशन आए थे, जैसे डे चेंज होंगे। मान लो अगर 25 डे की साइकिल है तो उसमें फिर अलग डेज होंगे। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो भी यहाँ पे डेज ऑफ साइकिल है ना, डेज ऑफ साइकिल, उसमें से तुम्हें अप्रोक्स 14 डेज को माइनस कर देना है, वही यहाँ पे ओव्यूलेशन का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आ रहे होते हैं, कहीं की कौन कौन सी साइकिल चल रही होती है। तो वैसे तो यहाँ पे ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, सर्वाइकल साइकिल और वेजाइनल साइकिल चल रही होती है। हमें जो मेनली पढ़नी होती है वो ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल होती है, क्योंकि हमें मेनली जो ज्यादातर मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो ओवेरियन साइकिल में और यूट्राइन साइकिल में ही देखने को मिलते हैं। तो हम इन दोनों पे ही ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अच्छा ये देखो, हमने ओवेरियन फेज या कहीं की ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल का हमने कंपैरिजन रखा है, क्योंकि दोनों एक साथ ही चल रही होती है। इसको हम पूरा पढ़ने के बाद फिर देखेंगे। ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों एक साथ ही चल रही होती है, तो डेज को यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो हम उनको अच्छे से समझेंगे। वो कब समझ आएगा, जब हम थोड़ा सा थ्योरी को देखेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरी को देखते हैं तो टेबल अच्छे समझ में आएगी और दिमाग में फिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ओवेरियन साइकिल की बात करें कि ओवेरियन साइकिल क्या है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ओवेरियन साइकिल मतलब जो ओवरी के अंदर चल रही होगी या ओवरी में जो चेंजेस हो रहे होंगे। डिपेंड्स ऑन गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन व्हिच बिगिंस एट प्यूबर्टी, 18 टू मतलब 8 टू 13, 8 डे से 13 डे तक, सॉरी 8 ईयर्स से 13 ईयर्स तक जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी पहले के टाइम पीरियड में 13 टू 14 ईयर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती थी, जिसे हम मेनार्के कहते थे। अब जो टाइम चेंज हुआ है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स आए हैं जिनसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग या जिसे हम मेनार्के कहते हैं वो काफी अर्ली एज में आने लगा है। ठीक है, इन फैक्टर्स की फिर कभी अलग एक शॉर्ट में वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि
8 to 13 ईयर तक प्यूबर्टी आ जाती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनार्के स्टार्ट हो जाता है, या मेनार्के की कंडीशन आ जाती है। ड्यूरिंग 8th ईयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोइनट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड व्हिच इनिशिएट द मंथली सेक्सुअल साइकिल, जिससे हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। गोइनट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन शोज इंक्रीज और डिक्रीज इन सिक्रीशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द साइक्लिक चेंजेस। यानी गोइनट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो यहाँ पे क्या है कि जो बाकी हार्मोन जैसे एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, एंड्रोजन हो गया, सॉरी एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन के अलावा यहाँ पे और जो प्रोजेस्टेरोन हो गया, इन सब हार्मोन में जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले में oogenesis जो पढ़ा था उसमें देखा था ना हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करवा रहा है, क्योंकि इसका सिक्रेशन हो रहा है फ्री एंटीरियर ग्लैंड से करवा रहा है, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे मेजर चेंजेस दिखाता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक भी तो फिर वहीं पे जा रहे थे। अब हम अगर बात करें कि ओवेरियन साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं, तो पहला आता है फोलिकुलर फेज, दूसरा आता है ओव्यूलेशन फेज, तीसरा आता है ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो फोलिकुलर फेज में देखो एस्ट्रोजन मेनली काम कर रहा होता है, और ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन मेनली काम कर रहा होता है। आगे हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हम फोलिकुलर फेज की बात करें, तो फोलिकुलर फेज में क्या हो रहा होता है, ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट ओवरीज कंटेन 7 मिलियन प्राइमोरडियल फोलिकल, ये 7 मिलियन 2 मिलियन हमने ईच बोला था, 2 मिलियन ईच, तो ये लगभग नंबर दिए। हाउएवर मेनी अंडरगोस एट्रेसिया बिफोर बर्थ एंड अदर आर लॉस्ट आफ्टर बर्थ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा था आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो, कि यहाँ पे अप्रोक्स 2 मिलियन ईच ओवेरी है, बन रहे हैं उगोनिया, ईच ओवेरी 2 मिलियन, लेकिन बर्थ से पहले ही बन रहे हैं सब। अब बर्थ तक जाते जाते कुछ तो तब डिजनरेट हो जाते हैं, और बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम तक जाते जाते और ज्यादा डिजनरेट हो जाते हैं, 60 से 70 80 हजार बचते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को जो डिजनरेट हो रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, एट्रेसिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एट्रेसिया, ये वाली चीज याद रखना, डिजनरेशन ऑफ उगोनिया, ठीक है, बर्थ से लेकर आगे प्यूबर्टी तक। Atresia continues during development and the number of ova in the both ovaries at puberty is lesser than, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो देखो 3 लाख लिखा है, हमने भी वही बताया 60 से 80 हजार इतना ही रह जाता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ओनली वन ऑफ दोज ओवा पर साइकिल, मतलब इनमें से पर साइकिल, ये भी आपने पिछली वीडियो में हमने अच्छे से समझाया था कि हर एक साइकिल में सिर्फ एक ओवा या कहें कि एक प्राइमरी oocyte ही डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। 500 इन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ यहाँ पे भी है, 300 टू 400 वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। नॉर्मली रीच टू मेच्योरिटी द रिमेनिंग डिजनरेट, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फोलिकुलर फेज है कि फोलिकल्स का डेवलपमेंट होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी फोलिकल जो कि बर्थ से पहले बन गया था, ठीक है, ये आगे डेवलप होता है, ठीक है, और कहां तक जाता है, ये ग्राफियन फोलिकल तक। कहां तक जाता है, ग्राफियन फोलिकल तक, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो है ये क्या है, फोलिकुलर फेज, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल, ठीक है। इसके अंदर फिर जो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी तो उसमें हमने बताया कि जो प्राइमरी फोलिकल है उसी के अंदर ही प्राइमरी oocyte है, तो फिर वो आगे सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखना कि प्राइमरी फोलिकल से जो ग्राफियन फोलिकल तक बनने की प्रोसेस है, जो कि कब हो रही है, आफ्टर प्यूबर्टी। हर मंथ सिर्फ एक होने को तो 3-4 होना शुरू करते हैं, लेकिन एक ही डेवलप हो पाता है हर मंथ, ठीक है। 3-4 जो प्राइमरी फोलिकल है वो हर मंथ डेवलप होने की प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन कोई एक ही प्राइमरी फोलिकल ग्राफियन फोलिकल तक पहुंच पाता है या उस स्टेट तक पहुंच पाता है, बाकी डिजनरेट हो जाता है। क्लियर। एट द स्टार्ट ऑफ ईच साइकिल several of these follicles enlarge, one of follicle in one ovary start to grow at 6th day and become dominant follicle and other regress forming atretic follicle। यही हमने बोला कि 4-5 यहाँ पे निकलना स्टार्ट करते हैं, 3-4 मतलब कहें कि ग्रो होना स्टार्ट करते हैं, डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही डोमिनेंट होके वो ज्यादा ग्रो हो जाता है। तो यही यहाँ पे ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे फोलिकल डेवलप करते हैं, प्राइमोडियल फोलिकल, फिर प्राइमरी फोलिकल, फिर प्राइमरी फोलिकल से यहाँ पे सेकेंडरी फोलिकल बना, टर्शरी फोलिकल बना, ठीक है। और फिर ये आगे इसका क्या हो गया, यहाँ पे ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। तो यही वाली प्रोसेस हमने आपको पहले समझा दी है। क्लियर। तो ये फोलिकुलर फेज में अल्टीमेटली हमें याद रखना है कि हर मंथ 3 से 4 फोलिकल जो प्राइमरी फोलिकल है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक डोमिनेंट होकर वो एक ही ग्राफियन फोलिकल तक बन पाता है। क्लियर।
अब आगे बढ़े ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन आती है हमारी सेकंड प्रोसेस। देखो पहली प्रोसेस क्या थी हमारी, यहाँ पे फोलिकुलर फेज पहली प्रोसेस थी, फोलिकुलर फेज सेकंड। अब फोलिकल बन गई तो अब क्या होना है, ओव्यूलेशन होना है या नहीं होना है, ये देखो ना यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो ये ओव्यूलेशन ही तो हो रहा है। तो ये ओव्यूलेशन यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हमने किसे कहा, द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी oocyte। ये भी हमने कहा कि रिलीज कौन कौन होता है ओव्यूलेशन के टाइम, सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा प्लस कोरोना रेडिएटा, ये रिलीज होते हैं क्योंकि सेकेंडरी oocyte के को यही तो सराउंड करके रखते हैं, इन्हीं को यहाँ पे डिजनरेट करके स्पर्म अंदर घुस पाता है, ठीक है। This secondary oocyte moves towards the surface of ovary and protrudes through the outer layer। ये देखो यहाँ पे प्रोट्रूड कर रही है ना आउटर लेयर को, और फिर उसको यहाँ पे डिजनरेट कर देती है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाए। द follicle that rupture at the time of ovulation is promptly filled with blood and is called corpus hemorrhagicum। corpus hemorrhagicum हम उसे कहेंगे। The granulosa and theca cells of the follicle lining promptly beginning to proliferate and the clotted blood is rapidly replaced by yellowish lipid rich luteal cells forming the corpus luteum। यानी कि ये जो ग्राफियन फोलिकल है, जो ग्राफियन, अच्छा यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे जगह नहीं यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। जो ग्राफियन फोलिकल है, ग्राफियन फोलिकल, ठीक है, ये ग्राफियन फोलिकल आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो रिमेनिंग यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग ग्राफियन फोलिकल जो है ये एलएच की हेल्प से या एलएच के इफेक्ट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक। वही यहाँ पे बताया कॉर्पस ल्यूटियम में ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इनिशिएट ल्यूटियल फेज। ये किसको इनिशिएट करता है, ल्यूटियल फेज को। कॉर्पस ल्यूटियम का बनना ही क्या है, ल्यूटियल फेज यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है। क्या कहा है यहाँ पे आगे की, फोलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन which stimulate hypothalamus and pituitary to release LH and FSH। LH and FSH is required for final maturation of follicle। follicle के final maturation के लिए required होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है देखो, तो हमने क्या कहा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है वो ल्यूटियल फेज में बन रहा है। ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल्स ऑफ फॉलिकल बिगिंस टू प्रोलिफेरेट and clotted blood is replaced by yellowish lipid rich luteal cells forming corpus luteum। luteal cells secretes estrogen and progesterone। luteal cells किसको secrete करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वो भी हमने जो हार्मोनल जो चेंजेस या कहीं की हार्मोनल कंट्रोल देखा था वहां पे समझा था। इफ फर्टिलाइजेशन परसिस्ट एलएच मेंटेन्स प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, एक छोटी सी चीज समझना कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम और एलएच मिलके क्या करते हैं, ये तो कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रेट करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन को। किसको सिक्रेट करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन को। और ये प्रोजेस्टेरोन भी किस में हेल्प करता है, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है एलएच के साथ में, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात ये समझना, ये वैसे हम यूट्राइन साइकिल में देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करवा रहा था। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था, कैसे, एंडोमेट्रियम जो थी उसको बनाए रखे, मतलब उसको डिजनरेट नहीं होने दे रहा था, उसको एकदम अच्छे से। जब पहले ही बंद अच्छा एक काम करें हम, देखो यहाँ पे सिर्फ इतना समझना कि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, उसे डिजनरेट नहीं होने देता है, इससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। अगर प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे क्या हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई या कहें कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कर जाता है डिजनरेट। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट किया तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे निकलना हो जाएगा बंद। प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी और वापस से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली चीज क्लियर है। पहले फोलिकल फेज आया, अच्छा ये तो खैर हम यूट्राइन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इतना याद रखो कि ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है कहाँ, ल्यूटियल फेज में, और ये सिक्रीट करवा रहा है क्या, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होने से मेंटेन कर रहा है किसको, प्रेगनेंसी को। कैसे, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके, ठीक है।
ये डिजेनरेट एंडोमेट्रियम को नहीं होने देता है। तो ये प्रोसेस किस में हो रही है, यहाँ पे ल्यूटियल फेज में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये 3 फेज हमने किस में देखे, ये याद रखना है कि ये 3 फेज किस में हो रहे हैं, ये 3 फेज तो हो रहे हैं ओवरी के अंदर। किसके अंदर हो रहे हैं तीनों फेज, ओवरी के अंदर हो रहे हैं। जिसमें पहले फेज में तो फोलिकल बना, ग्रो किया, जो फोलिकुलर फेज है उसमें फोलिकल क्या किया, ग्रो किया। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो फोलिकुलर फेज चल रहा होता है, फोलिकल ग्रोथ कर रहा होता है 6th to 12th डे तक चल रहा होता है। ओव्यूलेशन भी होता है 14th डे पे हो जाता है, और फिर आगे 15th to 28th डे तक क्या चलता है, तो ये ल्यूटियल फेज चलता है। ठीक है, अब आप कहेंगे फर्स्ट वाला कहा गया, तो फर्स्ट डे वो हम ना यूट्राइन साइकिल में मेनली देखते हैं, फर्स्ट 1 to 5 डे। 1 to 5 डे हमने क्या कहा अभी, अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करना, दिमाग में रखना कि हमने क्या कहा, ल्यूटियल फेज 15 से 28 दिन तक चल रहा है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, अब 15 से 28 डे पे ये वाली प्रोसेस चल रही है। ठीक है, 15 से 28 डे पे ये प्रोसेस चल रही है, कॉर्पस ल्यूटियम ने मेंटेन कर रखा है एंडोमेट्रियम को। लेकिन अब जब प्रेगनेंसी नहीं है तो उन 15 से 28 डे के बीच ही कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगी डीजनरेट, प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद, और 28 डे भी 28वां दिन भी खत्म, और प्रोजेस्टेरोन भी यहाँ पे खत्म, एंडोमेट्रियम डीजनरेट, और वापस से 1 से 5वां दिन ब्लीडिंग का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ओवेरियन साइकिल में हम फर्स्ट टू 5 डे नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट टू 5 डे हम कहाँ देखेंगे, यूट्राइन साइकिल में। तो चलते हैं यूट्राइन साइकिल की तरफ। तो यूट्राइन साइकिल का मतलब क्या है, यहाँ पे चेंजेस किसमें हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, टू प्रिपेयर इट टू रिसीव्ड फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको रिसीव करने के लिए, देन फॉर इम्प्लांटेशन कॉन्स्टिट्यूट। तो यूट्राइन साइकिल है, यूट्राइन साइकिल में चेंजेस हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए, और इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि इसे मेंटेन भी तो रखना है ना एंडोमेट्रियम को। अगर डिजनरेट हो गई तो खत्म काम भैया, प्रेगनेंसी आएगी कहीं इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। ये वाली चीज क्लियर है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अभी जब हम टेबल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी इस चीज की। अभी सिर्फ हम थ्योरी देख रहे हैं, जो थ्योरी बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना, जब हम टेबल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है, 5 to 14 डे। ठीक है, और 5 to 14 डे या 6 to 12 डे ही हमने क्या देखा था, फोलिकल भी ग्रोथ कर रहे थे, और फोलिकल भी ग्रोथ कर रहे हैं, उधर फोलिकल ग्रोथ कर रहे हैं इस पीरियड में, और इधर कौन ग्रोथ कर रही है, यूट्रस ग्रो कर रहा है, क्योंकि 1st to 4th डे में डिजनरेट हो चुका था वो। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे मत कहना कि सर पहले ही कैसे प्रोलिफरेट हो गया फिर बाद में क्यों ब्लीडिंग हो रही है, ये ना एक सारा समझाने के लिए बनाया गया है कि पहले किसी साइकिल में ये सारी घटना हो चुकी, ब्लीडिंग फेज आ चुका, अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रोलिफरेटिव फेज आया 5 to 14 डेज, या हम कहेंगे 6 to 12 डे पे। ठीक है, और फिर सिक्रेटरी फेज। अब 15 से 28 देखो हमने कहा था किसका सिक्रेशन हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा था मेनली। कौन करवा रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम करवा रहा था ल्यूटियल फेज में। तो यहाँ पे मेनली आ गया ना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ऐसे दिमाग थोड़ा सा अगर सेटल रखोगे ना इस पे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी ये वाली। ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि यार ये कैसे क्या हो गया, तो हमने दोनों को अलग अलग करके पढ़ा ना, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी अभी। अब मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, अभी 8th डे तक जा सकता है। ठीक है, अब हम देखें प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है। फोलिकुलर फेज में वहां पे फोलिकल्स ग्रोथ कर रहे थे, उसी टाइम पे यहाँ पे कौन ग्रोथ कर रहा था, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम ग्रोथ कर रही थी। ठीक है, इट इज द पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग और ओव्यूलेशन के बीच 14th डे के बीच, ये 1 to 5 डे है ना, उसके बीच में कब हो रहा है, 6 to 12 डे या फिर 5th to 14 डे, ये वाली प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द रिस्टोरेशन ऑफ एपिथेलियम फ्रॉम द प्रीसीडिंग मेंस्ट्रुएशन, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू फॉलिकुलर फेज। हमने कहा ना देखो फोलिकुलर फेज, उधर फॉलिकल बन रहे हैं, इधर ये ग्रो कर रही है, ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल बन रहे हैं। एस्ट्रोजन सीक्रेट फ्रॉम द डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल, हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने कहा था कि जो ग्रोइंग फॉलिकल होते हैं वहीं से एस्ट्रोजन निकल रहा होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू फ्रॉम 2 to 45 में, अब यहाँ पे क्या है कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो डिजनरेट हो चुकी थी, तभी तो ये ब्लीडिंग हुई थी, डिजनरेट हुई थी तब। ठीक है, तो अब वो वापस से बनना स्टार्ट करती है इस प्रोलिफरेटिव फेज में। ठीक है, 5 to 14 डे पे, या 6 to 12 भी हम इसको कह सकते हैं। आस्क द एज द थिकनेस इंक्रीज द
यूट्राइन ग्लैंड इज ड्रॉन आउट सो दे दैट लेंथी, यहाँ पे यूट्राइन ग्लैंड है वो भी ग्रो करती है। प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स भी अच्छे से प्रोलिफरेट हो रही होती है, ग्रो हो रही होती है, अच्छे से बन रही होती है। रिस्टोरेशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम विद इन 7 डेज, भाई 7 दिन तक या 6 दिन तक लग जाते हैं इसको वापस से ग्रो करने में, क्योंकि ब्लीडिंग फेज में ये भी डिजनरेट हो गई थी, कौन, यूट्रस की एंडोमेट्रियम। तो अब प्रोलिफरेटिव फेज में अगर नाम से समझ आ रहा है प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी कि वापस से उसका रिस्टोरेशन हो रहा है। तो 7 दिन में यानी कि 12वें दिन तक 12th डे तक उसका रिस्टोरेशन हो गया। अब क्या होगा, तो अब होगा यहाँ पे ओव्यूलेशन, वो हमने उधर वाले फेज में देख लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो अगला आता है सिक्रेटरी फेज। क्या आता है, सिक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन तो हो ही गया 14वें दिन पे, ठीक है। अब आएगा सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज का हमने क्या कहा, 15th to 28 डे तक, ठीक है। और यहाँ पे यही कौन चल रहा है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज चल रहा होता है उधर, किधर, ओवेरी में। इट इज द पीरियड बिटवीन ओव्यूलेशन एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। किस किस के बीच में है, ओव्यूलेशन यानी कि 14th डे पे जो ओव्यूलेशन हुआ उसके बीच, उधर 1 to 5th डे पे जो साइकिल चलेगी, नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट ये याद रखना, नेक्स्ट जो साइकिल चलेगी उसके मेंस्ट्रुएशन के बीच का पीरियड होता है सिक्रेटरी फेज, या जिसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। इट कोरस्पॉन्ड्स टू ल्यूटियल फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल एंड सो द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन ही तो बना के रखेगा एंडोमेट्रियम को, वरना डीजनरेट हो जाएगी भैया। और जैसे ही ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोजेस्टेरोन बना के रखा है सिक्रेटरी फेज में 15 से 28वें दिन। अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो हम आगे देखते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस, ये कब आई, नेक्स्ट साइकिल का 1st to 5th डे, ठीक है। कब आएगा, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहां बनी थी सिक्रेटरी फेज में, वो कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगी डीजनरेट, प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद। और जैसे प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद होगा तो जो एंडोमेट्रियम है वो हो जाएगी डीजनरेट, इसमें एंडोमेट्रियम हो जाएगी डीजेनरेट। और जैसे ही एंडोमेट्रियम हुई डीजनरेट, तो एंडोमेट्रियम के डीजनरेट होने के बाद में वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम डीजनरेट, देन स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। ये यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ये चीज क्लियर है। कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस सो दैट द हार्मोन सपोर्ट इज विड्रॉन, यानी कि जो हार्मोन एंडोमेट्रियम को बनने में सपोर्ट कर रहे थे कौन, प्रोजेस्टेरोन, वो हो जाएंगे वापस से विड्रॉ हो जाएंगे। और एंडोमेट्रियम बिकम्स थिन, यानी कि एंडोमेट्रियम हो जाएगी डीजनरेट, लीड्स टू इस्चेमिया, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एंड द वॉल्स रप्चर, वॉल रप्चर होगी एंडोमेट्रियम की। सीक्वेंशियल शेडिंग ऑफ अकर्स लेयर विद इन बाय लेयरिंग 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक ना शेडिंग चलती रहती है, यानी कि धीरे धीरे डिजनरेट होती रहती है, इसलिए 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल ब्लड इज predominantly arterial with only 25% of bleeding blood being venous in origin, यानी कि ये याद रखना कि यहाँ पे मेनली ना आर्टरियल ब्लड होता है, आर्टरीज डेवलप करते हैं ग्लैंड्स, तो मेनली यहाँ पे आर्टरियल ब्लड होता है, विनस ब्लड से 25% होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट में भी रेंज नॉर्मली फ्रॉम स्लाइटली स्पोर्टिंग टू 80 ml तक जा सकते हैं, लेकिन एवरेज अमाउंट ना 30 ml तक होता है। कितना होता है, 30 ml, याद रखना। मेंस्ट्रुअल फेज क्लियर है। अब ये यहाँ पे वही दे रखा है हार्मोनल खेल, वो मैं सब समझा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। जब देखो एलएच सर्ज यानी कि जब ओव्यूलेशन का फेज होता है ना, तो सारे हार्मोन बड़े हुए होते हैं, सारे हार्मोन, देखो ओव्यूलेशन का जो फेज है इसमें सारे हार्मोन बड़े हुए हैं, लेकिन एक तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे नहीं बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी बहुत कम बढ़ा हुआ होगा इस टाइम पे, और बॉडी टेम्परेचर भी कुछ कुछ यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में इंक्रीज कर जाएगा, 0.5 डिग्री तक इंक्रीज कर जाता है। एलएच सर्ज कह रहे हैं क्योंकि एलएच हाईएस्ट होता है, एलएच हाईएस्ट होता है इस टाइम पे, क्लियर है। अब देखो कुछ हार्मोन है, ये तो पढ़ लेना तुम, इसमें कुछ खास नहीं है, देख लेते हैं एक बार। एफएसएच जो स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ में, एलएच क्या करता है, फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में हेल्प करता है। जीएनआरएच रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, ये ठीक है, देख लेना तुम।
ठीक है। मेनली यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन क्या करता है कि एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करने में हेल्प करके रखता ही है, और प्रिपेयर ओव्यूलेशन, मॉड्यूलेट एलएच एंड एफएसएच को मॉड्यूलेट करता है ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन के लिए एलएच को कौन ज्यादा बढ़ाता है? एस्ट्रोजन ही बढ़ाता है। ठीक है, तो की हार्मोन प्लेयर्स हो गए। अब हम चलते हैं टेबल पे। देखो आपने पूरी थ्योरी समझ ली, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, अब और मजा आएगा। देखो जो ओवेरियन फेज है उसका फोलिकुलर फेज, उसमें क्या क्या आ रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग भी हो रही है, ब्लीडिंग। ठीक है, और इधर प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, यानी कि यहाँ पे प्रोलिफेरेशन भी हो रहा है किसका? एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम का। ठीक है, वहीं पे अब सेकंड, अब एक देखो ओवेरी में जब फोलिकुलर फेज चल रहा था डे 1 to 14, वैसे तो हम इसको 6 to 12 ले जा सकते हैं, लेकिन अब इसने कहा है तो मान लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फोलिकल ग्रोथ करेंगे तो वो 14 डे से पहले पहले कट जाने चाहिए, इतना याद रखो। 1 to 14 डे पे फोलिकुलर ग्रोथ हो रही है ओवेरी में। और यूट्राइन में क्या चल रहा है, यूट्रस में क्या चल रहा है? यहाँ पे ब्लीडिंग चल रही है। कब? 1 to 5 डे तक तो ब्लीडिंग चल रही है, और फिर 6 to 14 डे पे वापिस से एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगी। इधर ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, यूट्रस में वही मिड साइकिल आ गई, इसमें कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। फिर जो ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज इधर 15 से 28 चल रहा है, इधर सेक्रेटरी फेज चल रहा है कि उसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, भाई प्रोजेस्टेरोन वगैरह का। तो ये ऐसे रिजेंबल करती है। अब ये वाली चीज ना, की इवेंट्स क्या हो रहे हैं ये आप पढ़ लेना, वैसे मैं पूरा समझा चुका हूँ, फिर भी कोई थोड़ा सा डाउट आए तो इसमें देख लेना, और ये देख लेना कि कैसे ये एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक, मैं समझता हूँ कि आपने अच्छे से, आपको और अच्छे से समझ आया हो, क्लियरिटी आई होगी ये टेबल देखने के बाद में। बाकी मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।